हेलो एवरीवन, वेलकम टू मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम्स कैटेगरी। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल में ही 17 दिसंबर को हमारी प्रीलिम्स 2023 एग्ज़ाम हुई है और अगली प्रीलिम्स 2024 में 28 अप्रैल को कैलेंडर में शेड्यूल की गई थी। तो उसी का कैलेंडर, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का कैलेंडर और प्रीलिम्स 2024 का एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है, प्रीलिम्स 2024 और फॉरेस्ट 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आयोग के द्वारा कल जारी कर दिया गया है। तो आज की क्लास में हम दोनों एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन पर एक ब्रीफ चर्चा करने वाले हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि कितनी पोस्ट है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज क्या रहेगा, कब से फॉर्म भरना शुरू होंगे, एग्ज़ाम की डेट कब है, क्या अगर पोस्ट कम है तो क्या पोस्ट बढ़ने की संभावना है। इसी तरीके से फॉरेस्ट और फॉरेस्ट मेंस के साथ साथ फॉरेस्ट प्रीलिम्स, अब सब चीज़ें आपको एकदम डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन शुरुआत हम करेंगे प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज 31 तारीख है और 31 तारीख को अंतिम दिन है ऑफ़र का। और ये ऑफ़र जो है मैं आपको डिटेल में भी इसके ऑफ़र के बारे में भी बता देता हूं ताकि आपको एकदम बातें क्लियर रहे। हाल फिलहाल में हमारी जो नॉर्थ इंडिया स्टेट एग्ज़ाम्स कैटेगरी है इसको लॉन्च किया गया है, जहां पर आप देखेंगे अगर तो जितनी भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और झारखंड, इन सभी स्टेट पीएससीज की तैयारी आपको एक साथ करवाई जाएगी। जैसे अगर इस उत्तर प्रदेश स्टेट एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम अगर होने वाली है तो उन सभी की तैयारी आपको इस कैटेगरी में करवाई जाएगी। बिहार की भी, राजस्थान की भी, मध्य प्रदेश की, हरियाणा की भी और झारखंड की। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आप एक ही कैटेगरी में इन सभी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, विशेष रूप से बेस्ट एजुकेटर के साथ, है ना। तो आपके लिए ये पहले एक ऑफर था 20% ऑफर, लेकिन अब अनअकैडमी के द्वारा जो ऑफर लाया गया है वो बहुत ही बेहतरीन ऑफर लाया है, क्योंकि ये मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको कंपैरिजन में पता चल सके। अब आपको 20% ऑफ की जगह सीधे सीधे 30% ऑफ मिल रहा है। ये 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक ही वैलिड है मेरे रेफरल कोड से, है ना। अब इसका फायदा आपको क्या मिलेगा? पहली बात तो ये कि आपको 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 14,999 की जगह 11,999 में मिलता था, लेकिन अब ये आपको सीधा सीधा 10,713 के लगभग लगभग मिलने वाला है। प्लस 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन भी एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो जहां आपका 10,399 रुपये में सब्सक्रिप्शन हो रहा था 12 महीने का, वहीं पर 400 रुपये और बढ़ाकर आपका 30 महीने का सब्सक्रिप्शन हो रहा है। इसी तरह से 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के सब्सक्रिप्शन जो है सभी पर आपको 30% ऑफ मेरे रेफरल कोड अमित 93 लाइव के सब्सक्रिप्शन से या रेफरल कोड से सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो जितने भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आज 31 दिसंबर के पहले इस रेफरल कोड का यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लें। जिनको नहीं आता है तो बेहतर है कि मुझसे पूछ कर ही ले, ताकि कोई गलती ना हो। आप मुझे मैसेज कर दें ताकि ये ऑफर आपको बेहतरीन तरीके से प्राप्त हो सके, ठीक है। साथ ही साथ अनअकैडमी के इस बैच कोर्स में या इस कैटेगरी में आपको कई प्रकार की अलग अलग एग्जाम्स के बारे में पढ़ाया जाएगा और बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो आप इनका सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा लेकर इन सभी कैटेगरीज और बैच कोर्स का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अपन शुरुआत करते हैं हमारी मेन टॉपिक पर, जो कि है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नोटिफिकेशन 2024, ठीक है। तो डिटेल में समझते हैं कि क्या है। पहली बात तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 30 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन अगर हम देखें तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि। तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 फरवरी 2024 है। इसका मतलब जिस दिन मेरा बर्थडे है उस दिन यहाँ पर अंतिम डे माना जा रहा है आवेदन करने का, ठीक है। प्रवेश पत्र की उपलब्धता कितने दिन पहले हो जाएगी? तो 8 दिन पहले एग्जाम के हो जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा कब होने वाली है? तो पहला पेपर जो है सामान्य अध्ययन वो 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो 2:15 बजे से लेकर 4:15 बजे तक होने वाला है। एग्जाम की डेट क्या दी गई है? तो
एग्जाम 28 अप्रैल 2024 को दिया गया है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे मेन बात ऊपर लिखी नहीं है, जो कि यहाँ पर अपने को देखने को मिल रही है कि इसका आवेदन कब से शुरू होने वाला है। तो 19 जनवरी 2024 से, है ना, मतलब लगभग 20 दिन बाद से 19 जनवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 तक सीधा सीधा 1 महीने का समय लगभग आपको दे दिया गया है आवेदन करने के लिए। प्रीलिम्स 2024 के लिए ऑनलाइन ही भराया जा सकता है, इसके अलावा इसकी ऑफलाइन का कोई काम नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि अगली जो प्रीलिम्स है 2024, इसकी आयु की गणना कब से की जाएगी, है ना, मतलब किस डेट से की जाएगी। तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि आयु जो है इसकी गणना 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी। इसका मतलब ये है कि भैया जहां पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मान लो 21 साल है, तो 21 साल के पहले आप नहीं भर सकते, फॉर्म नहीं दे सकते, एग्जाम एलिजिबल नहीं है। तो 21 साल की गणना कब से की जाएगी? 1 जनवरी 2024 से, मतलब 1 जनवरी 2024 से संदर्भ तक आपको क्या होना चाहिए, 21 साल तक का कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीजें थी। बाकी यहाँ पर लिख दिया है कि शुल्क कितना होगा, तो शुल्क में कोई किसी प्रकार का चेंज तो रहना नहीं है ना। और उसके बाद त्रुटि संबंधी सुधार भी रहता है। तो त्रुटि संबंधी सुधार जो है ये 22 जनवरी से 20 फरवरी 2024 तक की जा सकती है। मतलब कि अगर हम देखें तो 19 जनवरी 2024 से फॉर्म भरने की डेट है, उसके बाद 4 दिन बाद त्रुटि सुधार की भी सुविधा आपको मिल जाएगी। और वो सुविधा 18 फरवरी 2024 के अगले 2 दिन, मतलब आवेदन करने की अंतिम तिथि के अगले 2 दिन तक केवल त्रुटि सुधार के लिए एक्स्ट्रा समय आपको दिया जाएगा। और वो त्रुटि जो है प्रत्येक त्रुटि के अनुसार आपको, या प्रत्येक त्रुटि के लिए आपको 50 रुपए प्रदान करने होंगे। जैसे एक बार आपने कहीं पर कुछ गलत लिख दिया, जैसे अमित की जगह AMUT लिख दिया, है ना, अब ये त्रुटि हो गई है आपसे, तो आपने उसको त्रुटि को सुधार करने के लिए आवेदन किया, तो आपने 50 रुपये दिए, उसको सही लिख दिया। फिर आपको पता चला कि अरे सरनेम में भी SHUKLLE लिख दिया है, तो फिर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। एक साथ अगर कई त्रुटि है तो उसको आप एक बार में सुधार लेंगे तो एक बार 50 रुपये लगेंगे, बार बार करोगे तो अलग अलग 50-50 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, शैक्षणिक अर्हता क्या है? तो शैक्षणिक अर्हता सीधी सी सीधा एक ही बात लिखी गई है कि सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र है। मतलब जो ग्रेजुएट है या ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है वो एलिजिबल होंगे पेपर देने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर सीधी सीधी बात बोली गई है कि रोजगार पंजीयन से मुक्त रखा गया है और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आप अपनी तरफ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। परीक्षा केंद्र और प्रवेश पत्र ये आप सभी को नॉर्मली पता ही रहता है, तो इसमें कुछ ऐसा देखने को अपने को आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और अगर हम बढ़े तो विभाग एवं पदनाम, अगर हम कुल रिक्तियां देखें तो यहाँ पर कुल रिक्तियां केवल 60 है ना, 60 पद है। मतलब ये बोला जा सकता है कि अभी तक के सबसे कम पद हमको देखने को मिले हैं, जहां पर जनरल के लिए कुल मिला के 1 3 4 4 और 3 7 7 और 4 11, है ना, और उसके बाद 16, मतलब लगभग 17 पोस्ट है सभी को मिलाकर जनरल के लिए, है ना। और सबसे ज़्यादा यही है। और ओबीसी के लिए भी 17 है, एससी के लिए भी 9, एसटी के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, अनरिजर्व्ड के लिए अगर यहाँ पर महिलाओं की बात करें तो 5, और इस प्रकार से सभी चीज़ें है ना। तो रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी है तो आरक्षित पदों की संख्या भी यहाँ पर प्रदान कर दी गई है, तो ये आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, तो बहुत ही कम पद है, लेकिन आप ये समझकर चलिए कि लगभग 200 से 250 पद यहाँ पर आपको आराम से बढ़ने को देखने को मिलेंगे। मतलब 200 से 300 पद यहाँ पर अवश्य हो ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, है ना। पद बढ़ने की संभावना पूरी रहेगी। तो ये अभी तक की तो सबसे कम पद है ही सही। ठीक है, अब अगर मैं और आगे देखूं तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हमको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, फिर ये वही सभी चीज़ें हैं, है ना। इसमें यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है कि 87% और 13% के आधार पर पद को डिवाइड कर दिया है। 87% के अंतर्गत कुल 53 पद के रूप में आ रहा है, और यहाँ पर
जो है कुल 7 पद आ रहे हैं 13% में, तो ये भी अपने को कोई आवश्यक नहीं है देखने को। यहाँ पर मेन बात है, विज्ञापन आ गया है 30 तारीख को, 30 दिसंबर को। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की अंतिम तिथि भी, प्रारंभ तिथि 19 जनवरी आ गई है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 फरवरी आ गई है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की प्रारंभ तिथि 22 जनवरी। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी। प्रवेश पत्र की उपलब्धता तिथि 20 अप्रैल और परीक्षा तिथि जो है ये 28 अप्रैल 2024 को है। तो यहां पर ये मुख्य बात हमको देखने को मिली है। ठीक है, अब अगर हम आगे की बात करें तो ये भी, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। बाकी आपको परीक्षा योजना के बारे में सब कुछ पता ही है कि 3 चरणों में होती है, जहां पर एक प्रारंभिक परीक्षा होती है प्रीलिम्स जिसको हम बोलते हैं, ऑफलाइन मोड ही होती है। उसके बाद मेंस होता है और मेंस के बाद हमारा इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी बातें यहाँ पर है। आगे अगर हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो शहर है, प्रत्येक जिले में सेंटर होते हैं। तो अब क्योंकि 55 जिले हमारे हो चुके हैं, तो उन 55 जिलों में ही सेंटर रहेगा, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आसपास, जैसे मेहर के आसपास वाले लोग को इधर उधर जाना पड़ता था, तो अब जो है वो हो जाएगा यहाँ पर कि आप मेहर में भी जा सकते हैं पेपर देने के लिए। ठीक है, वहीं पर आपके इसमें अब वर्तमान पता जो है, ये सभी चीज़ें तो आपको बहुत ही आसानी से पता है, कोई इसमें किसी प्रकार की संभावना नहीं होनी चाहिए, है ना। 1 सेकंड का समय दीजिए मुझे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ भी हमको देखने की आवश्यकता नहीं है। आयु सीमा मैंने आपको बताई है, गैर वर्दीधारी पदों हेतु 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। जहां पर वर्दी, जैसे पुलिस वाली जो पोस्ट है वहां पर आपके लिए 40 और 21, और वर्दीधारी पद के लिए भी 21 वर्ष और 33 वर्ष आपके लिए है। ठीक है, तो वर्दीधारी जहां पर भी, जैसे डीएसपी हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर, ये सभी चीजों के लिए 33 साल तक के लिए आप एलिजिबल है, और गैर वर्दीधारी के लिए 40 साल। ठीक, अब यहाँ पर लिंग और मतलब ऊंचाई बताई गई है, सीने का घेरा और ये सभी चीजें हैं, तो इसको भी हमको आवश्यकता नहीं है देखने की, सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, अब आयु सीमा में भी छूट है। जैसे गैर वर्दीधारी जो है, गैर वर्दीधारी पद जो होते हैं जहां पर वर्दी से रिलेटेड कोई नौकरी नहीं है, तो वहां पर अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, दिव्यांगजन, महिलाएं जिसमें अनारक्षित और आरक्षित दोनों हैं, आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। तो जो भी महिलाएं हैं उनको वर्दीधारी के लिए 33 + 5 हो जाएगा, और गैर वर्दीधारी के लिए 40 + 5 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। और वर्दीधारी पदों के लिए जो है, वर्दीधारी पदों में भी 5 वर्ष की छूट प्रदान कर दी जाएगी। फिर इसमें और भी बातें प्रदान की गई है जिसको आप अपनी तरफ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब इसके अलावा अब एक चीज ये है कि जे कितनी भी अधिकतम आयु सीमा में छूट दे दी जाए, अधिकतम आयु सीमा में छूट 45 वर्ष की ही हो सकती है। मतलब 45 साल तक अधिकतम आयु सीमा में छूट के बाद भी कोई व्यक्ति एलिजिबल हो सकता है। 45 वर्ष से अधिक वाले किसी भी कंडीशन में एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये सभी दस्तावेज और ये सभी है, तो इनके बारे में हमको कुछ बात देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर डिटेल में देखने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा, हाँ, कितना शुल्क है, तो भैया शुल्क में अगर हम देखें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन 250, जिसमें 40 रुपये पोर्टल शुल्क होगा, और जितने भी बाकी श्रेणी है और मध्य प्रदेश के बाहर से निवासी जो होंगे उनके लिए 500 रुपये यहाँ पर फीस होनी है। ठीक है, बाकी अगर हम देखें इसका सिलेबस अगर यहाँ पर है तो देख लेते हैं, अन्यथा मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसका सिलेबस कहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिलेबस यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब इसका सिलेबस अलग से आपको मध्य प्रदेश जो एमपीपीएससी है उसके एग्जामिनेशन वाले जो
टैग है उसमें सिलेबस और स्कीम में दिख जाएगा, और यहाँ पर अभी अपडेट नहीं किया है। तो इसका सीधा सीधा सिलेबस आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का जो सिलेबस है उसी को देखकर कंप्लीट करें, क्योंकि वही सिलेबस इसका होने वाला है। ठीक है, कोई चेंज उसमें रहने वाला नहीं है। तो कुल मिला के 28 अप्रैल को जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो तैयारी है आप अभी से शुरू कर दें। मेरे जो कोर्स है उसकी डिटेल भी मैं आपको जल्द ही इस नोटिफिकेशन के बाद बता दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है आपके सामने दिख रहा है, इस नोटिफिकेशन का जो रिलेशन है वो है फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन से। तो यहाँ पर सभी चीज़ में आपको एज इट इज़ देख लेते हैं हम। फॉरेस्ट सर्विस की जो एग्जामिनेशन है उसमें भी आपको प्रीलिम्स के साथ जो नोटिफिकेशन आया है उसी के साथ एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। तो इसकी भी अंतिम तिथि 18 फरवरी है। इसका भी नोटिफिकेशन जो है कल ही आया है। इसकी भी एग्ज़ाम डेट जो है 28 अप्रैल है। इसकी शुरुआत तारीख भी यहाँ पर अगर हम देखें तो 19 जनवरी है। तो तारीख भरने की तारीख और अंतिम तारीख और नोटिफिकेशन की तारीख, एग्ज़ाम डेट सब कुछ सेम है। पेपर भी उनके और इन दोनों के प्रीलिम्स 2024 या एमपीपीएससी प्रीलिम्स और फॉरेस्ट के दोनों एक ही होते हैं। बस प्रीलिम्स के लिए आपका कट ऑफ पहले पेपर से बनेगा, मतलब जनरल स्टडीज़ के पेपर से बनेगा, और फॉरेस्ट सर्विस का जो कट ऑफ है वो बनेगा दोनों पेपर के नंबर से। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, इसमें नोटिफिकेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो फॉरेस्ट सर्विस के लिए थोड़े से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज रहते हैं। और वो चेंज कैसे रहते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है विज्ञान, इंजीनियरिंग, तकनीकी किसी भी शाखा में स्नातक उपाधि होना चाहिए। मतलब ये जो 3 कोर्स है विज्ञान, अब विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, इंजीनियरिंग और टेक्निकल से संबंधित जितने भी स्नातक होंगे वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे सीधे सीधे। कॉमर्स वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है फॉरेस्ट सर्विस के लिए। ठीक है, फिर आगे हम देखें कुल पद कितने हैं। तो यहाँ पर पिछले 2 साल से किसी भी तरह से कोई पोस्ट ही नहीं आ रही है, और आ रही है तो बहुत ही कम आ रही है। इस बार फिर से किसी भी प्रकार से कोई और पद नहीं दिए गए हैं, और केवल एक ही पद दिया गया है, सहायक वन संरक्षक का या असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, है ना। सहायक वन संरक्षक के ही केवल पद आए हैं, और ये पद कितने आए हैं, 14 आए हैं, जिसमें अनारक्षित 4 है, अनुसूचित जाति 3 है, अनुसूचित जनजाति 3 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 3 है, और ईडब्ल्यूएस से 1 है। कुल इतने ही लोग हैं, जिसमें मुख्य भाग 87% में 4, 3, 3, 2 और 1 ये ईडब्ल्यूएस के लिए पद है, तो बहुत ही कम है। हालांकि इसमें भी संभावना है कि और भी दूसरे पद और साथ साथ पोस्ट बढ़ जाए, लगभग 7 से 8 या 10 तक पोस्ट बढ़ने की पूरी संभावना है। अभी से 2 साल पहले लगभग 90 से 100 पद एग्ज़ाम में या फॉरेस्ट सर्विस में आए थे, और बहुत ही बेहतरीन मौका था। बट कोई बात नहीं, पढ़ने वाला तो यहाँ से भी ले ही लेगा ना। पढ़ने अब 14 लोग तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे ना, सीधी सी बात है। तो पढ़ने वाला एक पोस्ट पर भी सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं पढ़ने वाला 1000 पोस्ट के बाद भी सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ इस पद के लिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। पद का नाम क्या है, तो पद का नाम है भैया सहायक वन संरक्षक। विभाग का नाम आप सभी को पता है। श्रेणी जो है ये राजपत्रित अधिकारी होते हैं, मतलब गजेटेड ऑफिसर होते हैं 2nd क्लास के। पद स्थिति स्थायी होगी यहाँ पर, है ना। वेतनमान आप सभी को पता ही है, वेतनमान को हम छोड़ देते हैं। अर्हता को हमको देखना है कि विज्ञान, इंजीनियरिंग, तकनीकी की किसी भी शाखा में स्नातक उपाधि हो जाए, और प्रशिक्षण जो है 2 वर्ष की प्रशिक्षण होता है, और ये देहरादून या उनके द्वारा किसी भी अन्य वन विद्यालय में प्रशिक्षण होता है, लेकिन 2 साल का तो होता ही होता है। अब शारीरिक मापदंड इसमें होते हैं, और कुछ क्षमता परीक्षण भी होता है, जिसको मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, जैसे शारीरिक मापदंड की अगर हम बात करें तो ऊंचाई अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर है। ऊंचाई अनुसूचित जनजाति के लिए 152 है और महिलाओं में 145 है। सीने की परिधि, चेस्ट जो होता है वहां पर 79 सेंटीमीटर और 74 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम विस्तार 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, पूर्ण विस्तारित 84 और 79। यहाँ पर ये सभी बात भी एकदम क्लियर है, लेकिन एक बात
बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शारीरिक क्षमता परीक्षण 4 घंटे पैदल चाल होगी और यहाँ पर 25 किलोमीटर चलना रहेगा। अब यहाँ पर महिलाओं के लिए नहीं लिखा गया है, लेकिन महिलाओं के लिए भी कम रहता है। तो इसका मतलब ये है कि 25 किलोमीटर पुरुष वाले जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, एग्ज़ाम निकाल लेंगे, उनके लिए फिर शारीरिक परीक्षण में उनको 4 घंटे पैदल चलना होगा। और कितने किलोमीटर चलना होगा? 25 किलोमीटर चलना होगा। ठीक है, महिलाओं के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन रहता है शायद आगे दिया हो, और अगर शायद आगे ना दिया हो तो यहाँ पर पैदल चाल महिलाओं के लिए फिर हटा दी हो इस बार, ऐसा बिल्कुल देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम क्या है कैसा है। हाँ, फिर एक बात याद रखना कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतानें हैं और जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, वो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ये सब जगह एलिजिबल है। 2 संतानें हैं तो ठीक है, लेकिन अगर तीसरी संतान है और तीसरी संतान कब हुई है? 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुई हो, तो 3 बच्चे हो गए, तो भैया आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म भरने की। ये बात अगर कोई महिलाएं या पुरुष सुन रहा हो तो उन बातों को ध्यान रखिएगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिनमें 2 या 2 से अधिक संतान का जन्म होता है, तो ये आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखो भैया, 2 संतानें हैं और 26 जनवरी के बाद फिर 26 जनवरी 2001 के बाद किसी महिला को बच्चा होता है और जुड़वा हो जाता है, या 2 एक साथ हो जाते हैं, 3 एक साथ हो जाते हैं, तो फिर आप एलिजिबल हो, क्योंकि उसमें किसी की कोई गलती फिर नहीं है। ठीक है, और आयु सीमा कितनी रहने वाली है? तो आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम कितनी होगी? 40 वर्ष होगी। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखें। फिर रिटायरमेंट एज यहाँ पर दे दी गई है 62 वर्ष। फिर चयन प्रक्रिया क्या है? तो चयन प्रक्रिया उसी तरह से होती है कि यहाँ पर प्रीलिम्स होगा 2024 के लिए, तो वही यहाँ पर भी पेपर होगा, दोनों के दोनों पेपर। सेकंड पेपर जो होता है मेंस भी OMR शीट पर ही होगा। ठीक है, ऑफलाइन, जिसमें आपको अलग अलग 10 यूनिट्स प्रदान की जाएगी, तो वो आपको सिलेबस में सीधा सीधा दे दिया जाएगा। और फिर साक्षात्कार होने वाला है। ठीक है, मुख्य परीक्षा और ये सभी आपके सामने फिर दिखी जाएगी आपको। फिर अगर हम आगे देखें तो इस नोटिफिकेशन में इसके अलावा फिर और कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो इसका भी आपको अलग से सिलेबस कहाँ पर प्रदान कर दिया जाएगा? ये सिलेबस आपको दे दिया जाएगा MPPSC की ही वेबसाइट पर। एग्जामिनेशन वाले टैग में स्कीम और सिलेबस पर जब जाएंगे आपको, तो 2023 2024 सब कुछ यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। तो कृपया करके अगर जब तक नहीं देखने को मिले आपको अगला फॉर्म, तो आप 2023 का जो फॉरेस्ट और 2023 का जो प्रीलिम्स है उसको देखकर आप कंप्लीट करें, वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो ये आपको तैयारी कैसे करना है। तो अनअकैडमी द्वारा ही नॉर्थ इंडिया स्टेट एग्जाम्स कैटेगरी में आपके लिए पूर्ण रूप से कंप्लीट सिलेबस अलग अलग एजुकेटर्स के द्वारा करवाया जाएगा, और बहुत ही अच्छे से करवाया जाएगा, जहाँ पर अलग अलग बैचेस आपको देखने को मिलेगी। मेरा जो कोर्स है फॉरेस्ट प्रीलिम्स 2023 और फॉरेस्ट के लिए, तो वो 2 जनवरी से सुबह 11 बजे शुरू होने वाला है, जहां पर मैं आपको यूनिट 6 पॉलिटी पूरा पहले से शुरुआत से लेकर अंत तक कंप्लीट करवाऊंगा, और डिटेल में कंप्लीट करेंगे, जहां पर जैसा हमने पहले पढ़ा था। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यूट्यूब पर मैं आपके लिए यूनिट 4 लेकर आने वाला हूँ। यूनिट 6 का पार्ट B मैं आपको इकोनॉमी वाला सीधा सीधा कवर करवाने वाला हूँ। कहाँ पर? स्पेशल क्लास में। तो इस तरीके से आपको कई सारे कोर्सेस हाल फिलहाल में देखने को मिलेंगे, और अभी हमारे पास 4 महीने हैं। इन 4 महीने में आप बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही शांत रहकर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इस 2024 के तैयारी से रिलेटेड और स्ट्रेटेजी से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, जो कि आपको इसी कैटेगरी में सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। तो आप उसे ज़रूर बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे। और अगर आप शुरुआत से ही मेरे साथ रहेंगे आगे तक, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो कृपया करके इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। अब जिन बच्चों को सिलेबस के बारे में नहीं पता हो, तो एक बार मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूँ, ताकि आपको, क्योंकि होता है ना, बहुत सारे बच्चे सिलेबस को भी उनको जानकारी नहीं होती है। जैसे नए बच्चे हो गए, पुराने बच्चे हो गए,
है ना, पुराने बच्चों में भी बहुत सारों को नहीं पता रहता है। तो इसके लिए अगर हम देखें परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, ये 3 चरणों में पेपर होता है। जहां पर प्रथम प्रश्न पत्र 2 घंटे का होता है, 200 नंबर का होता है, मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र भी 2 घंटे का है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर सिलेबस में मैं केवल 10 यूनिट किसकी बता रहा हूँ, प्रीलिम्स की। मेंस की आप इसी को डाउनलोड करके देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, ये यूनिट 1 में आपको देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश के हिस्ट्री के साथ साथ जो भी कल्चर है एमपी का, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। जैसे मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का योगदान, कलाएं, स्थापत्य कला, जनजाति बोलियां, प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियां, धार्मिक एवं पर्यटन स्थल और मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूरा एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के भूगोल में पूरा ज्योग्राफी हो गई, जिसमें वन हो गया, वनोपज, वन्य जीव, नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाएं, जलवायु, प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, परिवहन, सिंचाई, विद्युत परियोजना, कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। भारत एवं विश्व के भूगोल में आपको भौतिक, प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक में पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया है, जहाँ पर आपको खनिज, नदियाँ, महाद्वीप, महासागर, जो फिजिकल ज्योग्राफी, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। जनगणना आपको देखने को मिलेगी, जल, कृषि, वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। फिर राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, यूनिट 5 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जहां पर राज्य से संबंधित जितनी भी संवैधानिक व्यवस्था होती है वो आपको देखने को मिलेगा। और राज्य की अर्थव्यवस्था, जिसमें उद्योग हो गए, जननांकी एवं जनगणना, आर्थिक विकास योजनाएं, ये सभी आपको देखने को मिलेगी। फिर यूनिट 6 को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जहां पर एक पार्ट में पूरा पॉलिटी है और एक छोटे से पार्ट में इकोनॉमिक्स और वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट 7 सबसे बड़ा है, जिसमें लगभग बहुत कुछ कवर किया है, और ये हम बोल सकते हैं कि यूनिट 2 के बाद सबसे बड़ी यूनिट है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, तो इसमें साइंस है, पर्यावरण है, जैव विविधता है, पारिस्थितिकी तंत्र है, पोषण आहार, पोषक तत्व है, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन, ये सभी यहाँ पर है। यूनिट 8 में करंट अफेयर्स हो जाएगा, एमपी और इंडिया और इंटरनेशनल लेवल की जो संस्थाएं हैं खेल से संबंधित, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यूनिट 9 में पूरा का पूरा आईसीटी है कंप्यूटर के साथ साथ, और यूनिट 10 जो है यहाँ पर पूरे के पूरे आयोग दिए गए हैं। तो इन सभी की तैयारी, यूनिट 10 जितनी भी पूरी की पूरी 10 यूनिट है, इनको किस प्रकार से आपको लेकर चलना है प्रीलिम्स 2024 के, इसके बारे में एक डिटेल में मैंने बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है। कृपया उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख ले और उसी प्रकार से आप पढ़ना शुरू करें, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जब तक आप तैयारी शुरू करेंगे और उसकी स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे या स्ट्रेटेजी के अनुसार नहीं पढ़ेंगे, तो आपको नुकसान होगा ही होगा। अगर आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन बिना स्ट्रेटेजी के पढ़ रहे हैं, तो आप सीधा सीधा नुकसान झेलेंगे ही सही। तो बेहतर है कि तैयारी शुरू करने से पहले वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, तो एक आपको आइडिया हो जाएगा कि तैयारी करना किस प्रकार से है। और जिनका भी प्लस है तो उनको आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप प्लस में जो भी क्लासेस है वो शुरुआत से देखना शुरू करें, जो कि अपन 2 जनवरी से शुरू करने वाले हैं। जितने भी क्लासेस के शेड्यूल है वो आपको अमित शुक्ला नोट्स पर, है ना, याद रखिएगा, टेलीग्राम चैनल हमारा है अमित शुक्ला नोट्स, बिना स्पेस बिना कॉमा के। आप इस पर जुड़ जाइए ताकि सभी नोटिफिकेशन क्लासेस के आपको यहाँ पर देखने को मिल सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अभी हम जो जनवरी 2024 के लिए जो नोटिफिकेशन आया है, मतलब 28 अप्रैल 2024 को जो पेपर है, उसके बारे में एक बार और मैं आपको धीरे धीरे बीच बीच में शेड्यूल बताते रहूँगा और उसी अनुसार अपन आगे पढ़ाई भी करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर सभी बातें, कितने पद है, कैसा क्या है, वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम 28 अप्रैल की दूसरी वीडियोज़ में, जहाँ पर हम पढ़ना सीधे सीधे शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। मिलते हैं अगली क्लास में।